गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, सो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है वो है ओम्स का लॉ। सो गाइस ओम्स का लॉ का भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो काफ़ी इजी वीडियो, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि क्या है। सो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और गाइस जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, आप इसे कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर फिर भी अगर आपको कुछ इशू आ रहा है इसमें समझने में, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सो ये देखते हैं गाइस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी गाइस ये जो है ये ओम्स के लॉ के बारे में बता रखा है। ओम्स के लॉ के बारे में ये बता रखा है, जैसे ये यहाँ पे इन्होंने एम्पियर के बारे में शो कर रखा और ये है वोल्टेज। अब गाइज इसमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे एम्पियर करंट बढ़ेगा किसी भी सर्किट में, सेम उसी तरह वोल्टेज बढ़ेगा, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 0.4 करंट बढ़ा, तो गाइज यहाँ पे 0.1 एम्पियर ये बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ा। जैसे 0.8 वोल्टेज बढ़ा, उसी के आंसर 0.2, यानी जो लाइन है साइमल्टेनियसली जाता रहेगा। करंट और वोल्टेज का ये रिलेशन को शो कर रहा है। अब गाइस इस टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ओम्स का नियम है, ओम्स का लॉ है, वो सबसे पहले एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे, जॉर्ज साइमन ओम। ये गाइस ये आप देख सकते हैं, 1827 उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। उन्होंने सबसे पहले इसको यूज़ किया, तो उसके बारे में बताया था। और जो इसी को ओम्स का नियम कहते हैं। वैसे ओम्स का नियम मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ओम्स का नियम है वो ये कहता है V=IR, यानी किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज है उसके करंट और रेजिस्टेंस के इंटू के बराबर है, यानी जो आप इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके वैल्यू के बराबर है। यहाँ पे देखिए V=IR, 1 मिनट गाइस, ठीक है, ये रहा V=IR, इसके इक्वल है। और गाइस इसमें एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि जो रेजिस्टेंस का SI मात्रक है, SI यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, दैट मीन्स कि वो यूनिट जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंट्रीज़ को एक्सेप्ट कर दिया। तो जो SI मात्रक है वो इसका ओम है, और इसको एक ग्रीक भाषा है, ये ओम से इससे डिनोट करते हैं। ओके और एक चीज़ और, ये आप देख रहे हैं कि 1 ओम इक्वल होता है किसके, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर के इक्वल होता है। सो गाइज अब यहाँ से एक बार चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समीकरण 12.27 से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। यानी गाइज ये बता रहा है कि किसी भी जो सर्किट में अगर हम रजिस्टर है, अगर उसको डबल टाइम ज़्यादा करते हैं तो उसमें जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हाफ रह जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा घटना अथवा बढ़ना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए गए विद्युत की परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अब ये गाइस ये देखिए परिवर्ती प्रतिरोध क्या, ये रजिस्टर का वो टाइप है जिसमें हम करंट को ना अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल होता है। फिक्स रजिस्टर वो होता है गाइस जिसको आपने एक बार जो मैन्युफैक्चर हो गया तो उसकी वैल्यू सेम रहती है, बट जो वेरिएबल रहता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल रजिस्टर है, परिवर्ती प्रतिरोध है, ये वो चीज़ है। किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसको हम धारा नियंत्रण कहते हैं। अब गाइस धारा नियंत्रण देखिए, धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम, इलेक्ट्रिक करंट वो चीज़ होता है जो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करे, एक डिवाइस या सर्किट, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, जो कंट्रोल करता है, उसी को हम कहते हैं धारा नियंत्रक। सो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और गाइज ये एक्टिविटी अगैन भाई आप कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर नहीं कुछ है कोई इशू तो। इस क्रियाकलाप में हम यह अवलोकन करेंगे कि विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा विभिन्न है, या विभिन्न क्यों है। कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं, जबकि अन्य इस प्रवाह का विरोध करते हैं। हम यह जानने कि इलेक्ट्रॉन की किसी परिपथ में गति के कारण परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है, तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन की गति के लिए पूर्ण स्वतंत्र नहीं होती। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित हो जाती है। अब गाइस इसमें ये चीज़ें कहा गया है
कि जो भी सर्किट है, जो भी करंट होता है, करंट का मीनिंग क्या होता है कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है। और ये मैंने पहले भी वीडियो में पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि करंट वो चीज़ होता है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको हम करंट कहते हैं। तो कोई भी सर्किट है तो उसमें हमें रजिस्टर की इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रॉन की गति को कंट्रोल करना तो रजिस्टर उस चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉन की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन जब किसी प्रतिरोध से गुजरता है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। एक ही साइज़ के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है उसे अच्छा चालक होता है। अब गाइस देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी में 3 चीज़ होती है वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। गाइस कंडक्टर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं चालक, चालक या कंडक्टर वो चीज़ होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर दे कि आप क्रॉस कर दीजिए, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या कंडक्टर्स हैं। और जो सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक, जो करंट को पार तो होने देता है बट पूरी तरीके से उसमें से पार नहीं होने देता। तो जैसे कि वाटर हो गया। और तीसरी जो लास्ट चीज़ है वो है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी कुचालक। कुचालक गाइज अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, जो बिल्कुल ही मना कर देता है, लाइक रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब चीज़ें, लकड़ी। और गाइज कंडक्टर को हिंदी में चालकता भी कहते हैं, सब याद रखिएगा, और एक सुचालक भी कहा जाता है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, एक बार एक ही साइज़ के चालकों में वह चालकता जिसका प्रतिरोध कम होता है एक अच्छा चालक होता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। जो करंट को रोकता है उसके प्रतिरोधक कहलाते हैं। सर्वसम साइज़ का यह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक कहलाता है। समान साइज़ का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध। इसमें गाइस कंडक्टर के बारे में बता रखा है कि क्या क्या कंडक्टर्स में क्या क्या, रजिस्टर्स के बारे में कौन कौन से क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ होती है, उनके बारे में डिस्कस है। ठीक है, अगेन ये क्रियाकलाप है, आप देख लीजिएगा। यह पाया गया कि जब तार की लंबाई दुगनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। यानी किसी भी सर्किट में अगर आपने वायर की लेंथ को डबल टाइम कर दिया तो उसके अंदर जो करंट है वो हाफ हो जाता है। परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार पर जुड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। यानी और जब तार का जब हम ब्रेथ इंक्रीज करते हैं तो जो एमीटर का पाठ्यांक है यानी जो करंट है वो बढ़ जाता है। एमीटर के पाठ्यांक में तब तक अंतर आता है जब तक परिपथ में विभिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई अथवा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को हम जोड़ते हैं। गाइस इसमें ये चीज़ बताया गया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें जिसके कारण किसी भी सर्किट में जो करंट है वो घटता है बढ़ता है। तो देखिएगा, सबसे पहले लेंथ है कि किसी सर्किट में वायर की लेंथ अगर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उस पर फैक्टर डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे कि आपने ये देखा, चालक की लंबाई पे, लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, और कौन सा उसमें टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया उस पर भी डिपेंड ये करता है। ठीक है, इसमें यही चीज़ें और यही चीज़ें। और ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अब गाइज ये वाला पेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं 12.10 में, गाइज ये जो फार्मूला है ये इस चीज़ को शो करा है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ अपॉन में एरिया के। कि अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा तो जो लेंथ अपॉन में एरिया है वो घट जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस घटा तो वो बढ़ जाएगा। ये उसी चीज़ को अलग वे में लिख रखा है, सेम ही है। ठीक है, यहाँ पी रो। और गाइज ये जो यहाँ पे आप ये छोटा सा चीज़ देख रहे हैं जिसे हम रो प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, यहाँ रो अनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधक कहते हैं। ये एक स्थिरांक है जिसको वैद्युत प्रतिरोधकता ही कहते हैं, एक टाइप का रजिस्टर ही है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, ओम मीटर, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। यह किसी पदार्थ के अभिलक्षण गुणधर्म धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। यानी किसी जैसे मेटल हो गया, क्या मेटल आउट हो गया, तो उन पे भी ये डिपेंड करता है। अगर हम गाइस बात करें कि जो धातु है फिर अधातु है तो उनका ये इनकी वैल्यू होती है कि धातु और अधातु में यहाँ से यहाँ तक करंट पास होता है जिसकी कंडक्टिविटी होती है। और अगर हम ये बात करें कि रबड़ की बात करें तो रबड़ विद्युत, ठीक है, रबड़ तथा कांच। हाँ गाइस ये रबड़ के लिए है, एक मिनट, ये रबड़ के लिए है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एमसीक्यू में मे बी वो एक नंबर के क्वेश्चन ये आ जाए आपके। ठीक है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो किसी भी
मटेरियल का जो टेम्परेचर है जब उसको गर्म किया जाता है तो थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं, रेजिस्टिविटी में चेंजेस आने लग जाते हैं। 12.2 में हमने यह देखा कि व्यापक रूप से मिश्र धातु को प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातु की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही अपचयन दहन नहीं होता। यानी गाइस अगर किसी भी मटेरियल का अगर आपको उसको मतलब पूरी तरीके से बर्न करना तो उसके लिए आपको उसका हाई टेम्परेचर करना होगा। और ऐसा भी नहीं कि अपने हाई टेम्परेचर के और कुछ सेकंडों में वो जल जाएगा, उसमें वो कुछ टाइम लगाता है। यही कारण है कि मिश्र धातु का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत उपकरण तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। और इसी कारण है कि कुछ जो हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेज लाइक इस्त्री हो गया, टोस्टर हो गया, उनमें ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है कि वो इजीली वो बर्न नहीं होती। विद्युत बल्बों के तंग अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि आप इसको भी नोट कर लें कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उनके जो तंतु होता है उसका टंगस्टन के द्वारा यूज़ किया जाता है, उसमें टंगस्टन होता है, ठीक है। जबकि कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संरचना के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। यानी जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो आसपास आपने देखा होगा वायर्स होते तो उसके अंदर कॉपर या फिर एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। अब गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसकी चालकता कैसी है। सो मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ, टिक कर दे रहा हूँ, आप वो चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सिल्वर की याद कर लीजिएगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, मरकरी, इन सब का आप याद कर लीजिएगा। और अगर मिश्र धातु में बात करें तो मिश्र धातु में आप मैग्नीज का याद कर लीजिएगा, निकॉम का, 2-3 ही आप सारे मिक्स धातु में तो याद कर लीजिएगा। और अगर हम विद्युत रोधी में बात करें तो विद्युत रोधी में कांच हो गया, डायमंड, कागज़, इनका आप याद कर लीजिए। वैसे इन्होंने नोट कर रखा है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये एग्ज़ाम में एक ही नंबर MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप प्लीज़ याद ही कर लीजिएगा। ओके और गाइज ये जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स मैंने ये प्लान किया है कि जैसे ही हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक चैप्टर का, तो वो मैं आपको बाद में पूरा एक ही बार में एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे कुछ है नहीं गाइज, आप देख लें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा तो आ जाएगा। और ठीक है अगर नहीं आएगा तो मैंने जैसा कहा कि मैं लास्ट में वीडियो इसके लिए बना दूंगा और उसमें फिर एक्सप्लेन कर दूंगा सारा एग्जाम्पल जो भी एक ही बार में। ये भी गाइज एग्जाम्पल ही है। और गाइज ये जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर का भी लास्ट में मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन आंसर का, सो आप वहाँ से जाके नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके गाइज अब बात करते हैं ये सर्किट के बारे में। देखिए गाइज मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इस टॉपिक में क्या है। गाइज इसमें ये चीज़ है कि किसी भी सर्किट में जो रजिस्टर होता है, जब श्रेणी क्रम का क्या मतलब है, जब एक साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक साथ रजिस्टर जोड़ा गया तो उसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम की जो सीरीज रजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो मैं बता देता हूँ। वो फार्मूला होता है RN इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये RN तक जाएगा, यानी जहाँ तक वैल्यू होगा उन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ये इसमें यही बता रखा है। ये एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर है, ये मीटर है, ये एक हमारे पास कोई स्विच है और ये बैटरी। और जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है कि जो करंट के डायरेक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो ये जो करंट के डायरेक्शन को यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है। और गाइज अब ये जो है देखिए, वो जो ऊपर वाला था वो तो क्या था कि सीरीज़ में कनेक्ट था, बट यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्ट है। जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो सेम ऐसे कनेक्ट होते हैं। मैं पैरेलल का आपको फार्मूला बता देता हूँ। पैरेलल का फार्मूला होता है 1/RN इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये 1/RN तक ऐसे ये जाता है। ये आपका पैरेलल का फार्मूला हो गया कि किसी भी सर्किट में अगर हमें रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है तो ये फार्मूला यूज़ करके हम उस सर्किट की रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो आई होप कि समझ में आएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर भी आपका एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँ 4-5 मिनट का, सो आपको एग्जाम्पल के साथ तो आपको ईजिली वो समझ में आ जाएगा। ठीक है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो अगले पेज पे चलते हैं हम। गाइज़ यहाँ पे ये वही चीज़ है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक की, अभी जो हमने बताया कि सीरीज़ में जो रजिस्टर होता है उसके बारे में बता रखा है कि यह परिपथ में एमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, या तात्पर्य है कि प्रतिरोधक की श्रेणी क्रम में परिपथ। ठीक है गाइज़ ये वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ये देखिए कि वही चीज़ है कि अगर हमें सीरीज़ में वोल्टेज होगा तो ये फार्मूला लगा देंगे जो कि ऑलरेडी रजिस्टर, बस V की जगह उन्होंने रजिस्टेंस रख दिया। और यहाँ पे ये तो ओम्स का फार्मूला है, ओम्स का लॉ है, ठीक है। और गाइज़ ये देखिए अगर हमें रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है सीरीज़ में तो ये फार्मूला है। सो आप वही चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कैसे सीरीज़ में अगर कोई रजिस्टर करेक्ट हो तो उसकी वैल्यू कैसे हम उसको फाइंड करेंगे।
अब ये गाइज इन्होंने एग्जांपल लेकर समझा दिया कि कैसे होगा कनेक्ट। तो देखिए एक बार मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। गाइज देखिए ये इसमें है क्या कि ये एक सर्किट है, ठीक है। सर्किट में ये आपका बल्ब, ये आपका रजिस्टर, 6 वोल्ट की बैटरी, एम्पियर, और ये एक स्विच। सो गाइस मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि इसमें रजिस्टर तो एक ही है, ठीक है, एक 4 ओम का रजिस्टर है। यहाँ पे देखिए गाइस, आई थिंक एक नहीं, यहाँ पे 2 रजिस्टर है, बट हमें अभी 2 दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे परिपथ में कुल प्रतिरोध R1 + R2 20 ओम। गाइस इसमें तो मे बी मुझे 20 ओम दिख नहीं रहा, सो कुछ मे बी मिस्टेक हो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही रजिस्टर दिख रहा है। बट ठीक है, दिख तो हमें एक ही रहा है, बट यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन में 2 मेंशन कर रखा है, तो हम 2 को मान के चलेंगे कि 2 रजिस्टर है, और दोनों को वैल्यू के क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे ऐड किया हुआ, और ऐड करने के बाद यहाँ पे इन्होंने वैल्यू को निकाल दिया 24, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया, और यहाँ पे टोटल रजिस्टेंस हमें निकाल के कैलकुलेट करके दिखा दिया है। सो उसी का है ये। अब पार्शियल क्रम में गैस सीरीज़ की बात कर लिया, अब हम यहाँ पे बात कर लें पैरेलल में। तो पैरेलल में मैंने बता ही दिया आपको कि पैरेलल में ये सब सारी चीज़ होती है, रजिस्टर की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होती है पैरेलल में। अब यहाँ पे गैस देखिए, एक मिनट गैस, पैरेलल में कोई है, पैरेलल में ये देखिए गैस, देखिए पैरेलल में ये फार्मूला है 1/Rn = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn तक, ये पैरेलल के लिए निकाला जाता है। तो पैरेलल में भी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। ये एग्जांपल है, तो एग्जांपल से मैं लास्ट में करवा दूँगा, ठीक है। अब ये एक बार पढ़ते हैं। हमने देखा है कि किसी श्रेणीक्रम विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है, यानी बराबर रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर का श्रेणीक्रम में संयोजित करें। गाइस देखिए क्या होता है कि किसी भी सीरीज जो सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी लगा दे और हीटर भी लगा दे, क्योंकि देखिए आई मीन इलेक्ट्रिसिटी यानी कोई बल्ब लगा दे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, कोई बल्ब लगा दिया और उसमें हीटर लगा दिया, क्योंकि जो बल्ब की गाइस जो रिक्वायरमेंट होती है करंट की वो अलग होती है, और जो हीटर होती है इसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो अलग अलग वैल्यू रहता है। इसका कारण यह है कि उनकी उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता है। दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इस वजह से हम नहीं लगा सकते। श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ का टूट जाता है। अब गाइस दूसरा जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर श्रेणी क्रम में मान के चलिए एक वायर है, मान के चलिए एक वायर है, एक मिनट गाइस, मान के चलिए एक वायर है, वायर में हमने यहाँ पे लगा दिया बल्ब, ठीक है, बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे हमने मान के चलो कि हमने एक ये लगा दिया, पंखा लगा दिया, पंखा लगा दिया, और ये है, और ये यहाँ पे एक हमने स्विच लगा दिया, और ये कर दिया। अब गाइस देखिए इस सीरीज़ में क्या एक इशू आता है कि मान अब एक ही स्विच से ना आपको दोनों चीज़ कंट्रोल करना है। अगर आपने ऑन कर दिया तो बल्ब भी ऑन होगा और पंखा भी ऑन होगा, और अगर आपने ऑफ़ कर दिया तो ये बल्ब भी ऑफ होगा और पंखा भी ऑफ होगा। तो इसी वजह से जो श्रेणी क्रम होता है वो यूज़ नहीं किया जाता। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो पार्शियल क्रम में होता है, ताकि हम एक चीज़ को अगर ऑफ़ करें तो वो एक ही चीज़ ऑफ हो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता। यदि अपने त्योहार, विवाह उत्सवों आदि भवनों की सजावट, बल्बों की सजावट, लड़ियों का उपयोग होते हुए देखा होगा तो बिजली मिस्त्री को परिपथ में खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफ़ी समय खर्च करते हुए देखा होगा कि वह कैसे फ्यूज बल्ब को ढूंढने में सारे बल्बों की जांच करता है। अब गाइस ये चीज़ है कि जैसे आपने जो मैरिज हो गया या फिर हम दिवाली के टाइम पे जो यूज़ करते हैं जो लाइट्स होती है, तो वो सीरीज़ में होती है, और अगर एक बल्ब कोई ख़राब होता है तो वो सारी ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से आगे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, तो इसी वजह से वो सारी ख़राब हो जाती है, और उनको जो अगर बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। खराब बल्बों को बदलता है। इसके विपरीत पार्श्वक्रम परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न वैद्युत संयुक्तों से विभाजित होती है। पार्श्वक्रम परिपथ में कुल प्रतिरोध समीकरण 12.18 के अनुसार घटता है। यह विशेष रूप से तब तक अधिक सहायक होता है जब तक संयुक्तों को प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं तथा उन्हें उचित रूप से, ये इसमें बता रहा है कि जो सीरीज़ के मुकाबले ना पैरेलल में ज़्यादा सही होता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट में होती हैं। जैसे कि अगर एक बल्ब ख़राब हो गया तो हम पैरेलल में तो इजीली फाइंड कर लेंगे, बट सीरीज़ में नहीं फाइंड कर पाते। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कि क्या क्या उसके टेम्परेचर इफेक्ट है, हीट इफेक्ट क्या क्या है। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल विद्युत
सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के सेल के 2 टर्मिनल के विभवांतर उत्पन्न करती है, जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधक के किसी निकाय से विद्युत धारा प्रवाहित के लिए इलेक्ट्रॉन की गति स्थापित करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तब हमें करंट मिलता है। हमने अनुभाग 12.2 में यह अध्ययन किया था कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। अब यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है, विद्युत धारा। अब देखते हैं गाइज ये। सो गाइज़ एक्चुअली ऐसा है कि आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। सो बाकी का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और गाइज़ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट 1 का वीडियो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, तब आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पार्ट 1 और ओम्स लॉ का भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वो देख लीजिएगा। और गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक बार बताइएगा। और जो भी आप चैनल पे हैं, नए हैं या फिर जो भी आप हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको वो वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस वीडियो को देख पाएँ। सो थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।